बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे कहानी नंबर 25 जो कि है जनरॉसिटी के बारे में, यानी सखावत के बारे में कहानी है और इंशाल्लाह हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। कहानी की हेडिंग है जनरॉसिटी। जनरॉसिटी का मतलब होता है सखावत, फैयाजी, जानिसारी, कुर्बानी, जो भी आप कहें, ये सारी मानी है इसके। तो कहानी स्टार्ट होती है। महात्मा गांधी वेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज, कलेक्टिंग फंड्स फॉर द चरखा संघ। ओके, ये पूरा आपका जुमला है और ये जुमला आपका पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है। महात्मा गांधी आपका सब्जेक्ट बन रहा है। गो की सेकंड फॉर्म वेंट आती है जाने के माने में। फ्रॉम सिटी टू सिटी ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। विलेज टू विलेज ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। कलेक्टिंग फंड्स फॉर द चरखा संघ ये भी दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। ओके, तो महात्मा गांधी वेंट फ्रॉम सिटी टू सिटी का मतलब हुआ कि महात्मा गांधी शहर शहर गए, विलेज टू विलेज गांव गांव गए। ओके, शहर भी गए, यानी एक एक शहर गए, एक एक गांव गए। किस लिए? कलेक्टिंग फंड्स फॉर द चरखा संघ। इसको आप फॉर कलेक्ट भी कर सकते हैं या टू कलेक्ट, यानी जो है कलेक्ट जमा करने के लिए, फंड्स यानी माल, फॉर द चरखा संघ के लिए। और यहाँ पर आप कर सकते हैं जमा करते हुए, यानी जमा करते हुए यहाँ से यहाँ गए। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा, जमा करने के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो महात्मा गांधी शहर शहर और गांव गांव गए चरखा संघ के लिए माल जमा करने। ओके, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टूर्स, ये आपका हिस्सा है जुमले का। ही एड्रेस अ मीटिंग इन उड़ीसा। ओके, ये आपका जुमला है और ये जुमला आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ओके, ड्यूरिंग वन ऑफ हिज टूर्स, अपने एक सफर के दौरान। इसका मतलब होता है उसका, उसकी, उसके, लेकिन यहाँ पर होगा अपना, अपनी, अपने। ओके, जैसा कि उर्दू में होता है उसके एक सफर के दौरान या उनके एक सफर के दौरान, हम नहीं कहेंगे यहाँ पर। अपने एक सफर के दौरान ही एड्रेस्ड अ मीटिंग इन उड़ीसा, ये आपका जुमला असल में ही आपका सब्जेक्ट बनना है। एड्रेस का मतलब होता है खिताब करना, तकरीर करना। ओके, तो यह सेकंड फॉर्म एड्रेस, एड्रेस थर्ड फॉर्म। अ मीटिंग, मीटिंग का मतलब होता है जमात। मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग भी, लेकिन यहाँ पर जमात के मायने में होगा। इन उड़ीसा का मतलब होगा उड़ीसा में। तो अपने एक सफर के दौरान उन्होंने उड़ीसा में एक जमात को खिताब किया। आफ्टर हिज स्पीच, ये आपका जुमले का हिस्सा। अ पुअर ओल्ड वुमन गॉट अप। ठीक है, ये आपका जुमला हुआ जो कि पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव में। अ पुअर ओल्ड वुमन ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। गेट अप का मतलब होता है उठना। यहाँ पर गॉट अप ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए आया हुआ पास्ट टेंस होने की वजह से। तो आफ्टर हिज स्पीच, उनकी तकरीर के बाद, यहाँ पर हम उनकी तकरीर करेंगे, अपनी तकरीर के बाद नहीं होगा। ठीक है, उनकी तकरीर के बाद। हम अपनी कब करते हैं? जब वो चीज़ उसी आदमी की तरफ लौटती है। तो हिज ये लौट रही है उनकी तरफ ही, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किया। लेकिन अगर यहाँ कोई दूसरा होता तो उसकी तकरीर, जैसे यहाँ पर है हिज स्पीच, इससे रिलेटेड नहीं है, अलग सब्जेक्ट बन रहा है। ये यहाँ पर वुमेन है, लेकिन हिज यहाँ पर महात्मा गांधी है। लेकिन जब दोनों टकरा जाए, जैसे हिज और ही दोनों एक ही आदमी है ना, इसलिए हमने अपना किया। इसी तरह से अगर मी और माई आ जाए तब भी अपना होगा। तो आप उर्दू अगर समझते हैं या हिंदी तो ये आइडिया आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आफ्टर हिज स्पीच, उनकी स्पीच के बाद या उनकी तकरीर के बाद या उनके खिताब के बाद, अ पुअर ओल्ड वुमन गॉट अप, कि एक पुअर का मतलब गरीब, ओल्ड वुमन बूढ़ी औरत, एक गरीब बूढ़ी औरत खड़ी हुई। शी वॉज बेंड विद एज, ये आपका एक जुमला है जो कि असर्टिव जुमला है। शी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वाज हेल्पिंग हुआ। बेंट विद एज ये आपका प्रेडिकेट बन जाएगा, यानी शी वाज बेंट विद एज का क्या मतलब होगा कि वो उम्र के साथ झुकी हुई थी। बेंट का मतलब होता है, बेंड का मतलब झुकना, ये बेंट थर्ड और सेकंड फॉर्म है। शी वाज बेंट विद एज कि वो उम्र के साथ झुकी हुई थी, यानी उम्र की वजह से वो झुक गई थी, यानी उसकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई थी, बहुत ज्यादा एजेड थी आप कह सकते हैं। हर हेयर वॉज ग्रे, ये भी आपका जुमला है। एंड हर क्लॉथ्स वर इन टेटर्स, ये भी आपका दूसरा जुमला है। ठीक है, और दोनों जुमले आपके एसेटिव हैं। हर हेयर वॉज ग्रे कि क्या उसके जो बाल थे, उसका बाल नहीं कहेंगे, उसके बाल ग्रे कलर के थे, ग्रे कलर। एंड हर क्लॉथ्स वर इन टेटर्स, और उसके जो कपड़े थे वो चीथड़ों में थे, यानी उसके कपड़े फटे हुए थे या उसके कपड़े फटे पुराने थे। ठीक है, आप दोनों में से कोई देख सकते हैं, यानी उसके कपड़े फटे पुराने थे। ओके, या चीथड़े लगे हुए थे। द वॉलंटियर्स ट्राइड टू स्टॉप हर, ये आपका एक जुमला है। बट शी फॉट, इसको आप फाउट नहीं पढ़ेंगे, बट शी फॉट हर वे टू द प्लेस वेयर गांधी वाज सिटिंग।
तो बट शी फॉट हर वे टू द प्लेस, ये भी आपका एक जुमला है। फिर गांधी जी वॉज सिटिंग, ये भी आपका जुमला है, ठीक। द वॉलंटियर ट्राई टू स्टॉप हर, ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। द वॉलंटियर आपका सब्जेक्ट बन रहा है। ट्राई के सेकंड फॉर्म ट्राइड आती है, थर्ड फॉर्म दोनों कोशिश करने के माने में। द वॉलंटियर ट्राइड कि वॉलंटियर ने कोशिश की किस चीज की, टू स्टॉप हर, उसे रोकने की। बट शी फॉट हर वे, फॉट वे का मतलब होता है रास्ता पा लेना झगड़ा करके, ओके। तो बट शी फॉट हर वे कि उसने झगड़ा करके रास्ता पाया, या उसने अपने रास्ते के लिए झगड़ा किया। कहाँ के रास्ते के लिए, टू द प्लेस, उस जगह के लिए, ठीक है। ये आपका जुमला पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। फिर गांधी जी वाज सिटिंग, ये भी आपका जुमला है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव में है। गांधी जी आपका सब्जेक्ट बन रहा है। वाज हेल्पिंग वर्ब, सिटिंग का मतलब बैठना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कंटिन्यूअस में कि जब आईएनजी आ जाए तो जरूरी नहीं कि हम वहां पर रहा है ही करें। आप नहीं कहेंगे गांधी जी बैठ रहे थे। कभी कभी इसका तर्जुमा हम करते हैं बैठा हुआ है, बैठा है भी आप कर सकते हैं, ओके। जैसे कि मैं मस्जिद में बैठा हूं, तो आप कैसे कहेंगे, आई एम सिटिंग इन द मॉस्क। आप नहीं कहेंगे कि मैं मस्जिद में बैठ रहा हूं, इसका तर्जुमा, ठीक है। जरूरत के हिसाब से आप कह सकते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि मैं मस्जिद में बैठा हूं, मैं मस्जिद में बैठा हुआ हूं। तो यहाँ पर वही माना है, गांधी जी वॉज सिटिंग, जहां गांधी जी बैठे हुए थे, या जहां गांधी जी बैठे थे। यहाँ पर बैठ रहे थे नहीं कहेंगे, ठीक। आई मस्ट सी हिम, शी इंसिस्टेड एंड गोइंग अप टू गांधी जी टच हिज फीट, ये आपका जुमला है। आई मस्ट सी हिम, ये भी आपका जुमला है। शी इंसिस्टेड, ये आपका जुमला असल में। शी आपका सब्जेक्ट बन रहा है। इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, ताकीद के साथ कहना। सो शी इंसिस्टेड कि उसने जोर देकर कहा, उसने ताकीदन कहा, क्या कहा, आई मस्ट सी हिम। ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है यानी मस्ट, और ये जो जुमला आपका मॉडल में है, आई सब्जेक्ट है, मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब है, सी आपका वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है। आई मस्ट सी हिम का मतलब होगा कि मुझे जरूर देखना चाहिए उन्हें। आई मस्ट सी हिम का मतलब होगा कि मुझे उन्हें देखना चाहिए जरूर। लेकिन क्या तर्जुमा करेंगे कि मैं उन्हें जरूर देखूंगी, या मुझे उन्हें जरूर देखना है। और सी हिम का मतलब जरूरी नहीं कि देखना, बल्कि मिलने के माने में भी होता है, ओके। तो आप यहाँ पर कर दें कि मुझे उनसे जरूर मिलना है, ओके, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसने ताकीदन कहा। एंड गोइंग अप टू गांधी जी, ये आपका जुमले का हिस्सा है। टच्ड हिज फीट, ये आपका असल है। तो यहाँ पर शी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जुमला आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। टच के माने होते हैं छूना, जो कि यहाँ पर टच आया हुआ सेकंड फॉर्म, हिज फीट, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। एंड गोइंग अप टू गांधी जी, और गांधी ऊपर गांधी जी के पास जाते हुए, क्योंकि गांधी जी ऊपर बैठे थे इसलिए गोइंग अप यानी ऊपर जाते हुए गांधी जी की तरफ। शी टच्ड हिज फीट कि उसने उनके पैरों को छुआ। देन फ्रॉम द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी, ये आपका जुमले का हिस्सा हुआ। शी ब्रॉट आउट अ कॉपर कॉइन एंड प्लेस इट एट हिज फीट, ये भी आपका एक जुमला हुआ, ठीक है। इसमें दो हिस्से हैं। शी ब्रॉट आउट अ कॉपर कॉइन एंड प्लेस्ड इट एट हिज फीट, ठीक। सो देन फ्रॉम द फोल्ड ऑफ हर साड़ी, फिर अपनी साड़ी के फोल्ड में से उसने लपेट रखा था। लपेटने के माने लेंगे गांठ बनाना कह सकते हैं आप, लेकिन आप फोल्ड के माने लपेटने, लपेटा हुआ हिस्सा आप कह सकते हैं। तो फ्रॉम द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी की अपनी साड़ी के लपेटे हुए हिस्से में से शी ब्रॉट आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है लेकर आना, तो ब्रॉट आउट का मतलब बाहर निकालना। ये आपका सब्जेक्ट है शी, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्राउट बिल्कुल लिखेंगे ब्रॉट आउट, ओके। ये आपका वर्ब बन रहा है अ कॉपर, या कॉपर कॉइन, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो शी ब्रॉट आउट अ कॉपर कॉइन कि उसने एक तांबे का सिक्का निकाला। एंड प्लेस इट एट हिज फीट, प्लेस आपका वर्ब बनना, इट आपका ऑब्जेक्ट है, एट हिज फीट ये आपका दिए गए वर्ड्स में आ जाएगा। एंड प्लेस्ड इट एट हिज फीट, प्लेस का मतलब होता है रखना, और उसने रख दिया इसको उनके कदमों में, गांधी जी के कदमों में लाके रख दिया। निकाला और गांधी जी के कदमों में डाल दिया भी आप कर सकते हैं। गांधी जी पिक्ड अप द कॉपर कॉइन एंड पुट इट अवे केयरफुली, ठीक है। इसमें दो हिस्से हैं। पहला, गांधी जी पिक्ड अप द कॉपर कॉइन, ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। गांधी जी आपका सब्जेक्ट बन रहा। पिकअप का मतलब होता है उठाना, ये आपका वर्ब है सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म दोनों आती है, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से सेकंड फॉर्म का मैंने। द कॉपर कॉइन आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो गांधी जी पिक्ड अप द कॉपर कॉइन का क्या मतलब होगा कि गांधी जी ने तांबे का सिक्का उठाया। एंड पुट इट अवे केयरफुली, पुट का मतलब होता रखना, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों आती है, फर्स्ट फॉर्म तीनों एक ही है। इट आपका ऑब्जेक्ट है। पुट अवे का मतलब होता है दूर रखना, केयरफुली का मतलब ध्यान से। एंड पुट इट अवे केयरफुली, और उसको रख लिया ध्यान देते हुए, नहीं ध्यान देकर, पैर पे रखा था और उसको वहां से अपना हटा करके कहीं और रखा होगा ध्यान के साथ।
द चरखा संघ फंड्स वर अंडर द चार्ज ऑफ जमना लाल बजाज। ये आपका जुमला है जो कि है सिंपल जुमला है, असर्टिव जुमला है, पास्ट में है। द चरखा संघ फंड्स वर, द चरखा संघ फंड्स ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वर हेल्पिंग वर्ब अंडर द चार्ज ऑफ जमना लाल बजाज ये आपका प्रेडिकेट में आ जाएगा। तो चरखा संघ का जो माल था यानी जो माल जमा किया जा रहा था वो जमना लाल बजाज के जेर तहत था। अंडर द चार्ज ऑफ का मतलब होगा जिम्मेदारी के माने में, ठीक है, किसी की जिम्मेदारी में होना। तो जो वो माल जमा किया जा रहा था चरखा संघ के लिए वो किसकी जिम्मे में था माल? जमना लाल बजाज, ठीक है। तो जमना लाल बजाज की जिम्मेदारी में वो माल था, यानी चरखा संघ फंड्स या चरखा संघ में जो माल जमा किया जा रहा था उसका जिम्मेदार कौन था? जमना लाल बजाज। ये आपका अच्छा तर्जुमा हुआ। उसके बाद ही आज गांधी जी फॉर द कोइन, ये आपका एक जुमला हुआ, बट गांधी जी रिफ्यूज, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। दोनों जुमले पास्ट एंड अफर्मेटिव में है। ही आपका सब्जेक्ट है, आज का मतलब पूछना, गांधी जी ऑब्जेक्ट है, फॉर द कोइन, कोइन का मतलब सिक्का। ही आज गांधी जी फॉर द कोइन का क्या मतलब होगा? उसने गांधी जी से सिक्के के बारे में पूछा। बट गांधी जी रिफ्यूज, गांधी जी सब्जेक्ट, रिफ्यूज ये आपका वर्ब है। बट गांधी जी रिफ्यूज, लेकिन गांधी जी ने इनकार कर दिया या मना कर दिया या तरदीद कर दी, यानी इनकार कर दिया, ज्यादा अच्छा होगा यहाँ पर। आगे क्या हुआ? आगे है आई कीप चेक्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज फॉर द चरखा संघ। यह आपका जुमला है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, आई आपका सब्जेक्ट है, कीप का मतलब होता है रखना। यहाँ पर एस का मैंने इजाफा नहीं किया क्योंकि आई के साथ हम नहीं करते हैं सब्जेक्ट। चेक्स ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज ये आपका सिफत है किसकी? चेक्स की, ओके। तो इसको पूरा आप ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है, ये पूरा हिस्सा आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। और फॉर द चरखा संघ ये आपका दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। तो चेक्स वर्थ थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का क्या मतलब होगा कि हजारों रुपए वाले। वर्थ का मतलब होता है कीमत, ठीक है, कीमत के माने में होता है कीमती होना, लायक होना, ठीक है। तो यहाँ पर वाला का तर्जुमा करेंगे, ओके, यानी थाउजेंड्स ऑफ रुपीज यानी हजारों रुपए की कीमत वाले चेक, ओके। तो मैं ऐसे चेक रखता हूं जिनकी कीमत 1000 रुपए होती है, यानी हमें हजारों रुपए वाली कीमत का चेक रखता हूं फॉर द चरखा संघ, चरखा संघ के लिए, यानी जो आपने भेजा इसको मैं नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप लेने का भी तर्जुमा कर सकते हैं कि मैं वही पैसे लेता हूँ या वही चेक्स लेता हूँ जिनकी कीमत 1000 रुपए होती है उससे ज्यादा, ये माना हुआ। जमना लाल बजाज सेड लॉफिंगली, ये आपका असल सब्जेक्ट है, ठीक है। जमना लाल बजाज सब्जेक्ट है, सेकंड फॉर्म सैड है, कहा लॉफिंगली हंसते हुए। तो जमना लाल बजाज सेड लॉफिंगली कि जमना लाल बजाज ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? ये पूरा जुमला कहा जिसका मैंने तर्जुमा कर दिया। Yet you not trust me with a copper coin. This copper coin is worth much more than those thousands. गांधी जी said. ये पूरा आपका जुमला यहां से यहां तक ये पूरा एक हिस्सा है लेकिन इसको कई हिस्से में बांट दिया है। Yet you want का मतलब will not। ये जो आपका जुमला है ये आपका जुमला है फ्यूचर इंडेफिनिट नेगेटिव में, ओके। Yet बावजूद ये कि या यू येट का मतलब ताहम, ठीक है, बावजूद ये कि भी आप दूर से ले सकते हैं। यू विल नॉट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा करना। यू विल नॉट ट्रस्ट मी कि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। विद अ कॉपर कॉइन, कॉपर कॉइन का मतलब तांबे के सिक्के के साथ। दिस कॉपर कॉइन इज वर्थ मच मोर देन दोस थाउजेंड, इसको आप देन पढ़ेंगे, देन नहीं देन, थोड़ा सा खींच के। दिस कॉपर कॉइन की ये जो तांबे का सिक्का है ये है इज है वर्थ कीमती, मच मोर कहीं ज्यादा, ठीक है। तो ये जो तांबे का सिक्का है ये कहीं ज्यादा कीमती है देन बिल मुकाबिल दोज थाउजेंड्स, उन हजारों के, यानी जो हजारों के चेक्स आपके पास है इससे कहीं ज्यादा कीमती है क्या है? तांबे का सिक्का है। गांधी जी सेड, गांधी जी ने कहा। इफ अ मैन हैज सेवरल लैक्स एंड ही गिव्स अवे अ थाउजेंड्स और टू इट डज नॉट मीन मच। इसमें कई सारे हिस्से हैं और ये जो पूरा जुमला है ये आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। इफ अ मैन हैज, यानी ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, ये आपका प्रेजेंट में तो है लेकिन ये आपका एसेटिव जुमला हो जाएगा। इफ अगर अ मैन कि अगर एक आदमी हैज रखता है सेवरल लाख्स, कई सारे लाख, ठीक है। इफ अ मैन हैज सेवरल लाख्स का मतलब होगा कि अगर एक आदमी के पास कई लाख हो, ठीक है, रखता है नहीं कहेंगे, अगर एक आदमी के पास कई लाख हो तो सेवरल लाख्स कई लाख हो। एंड ही गिव्स अवे अ थाउजेंड्स और टू,
ये आपका असल जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, ही आपका सब्जेक्ट बन रहा है। गिव्स का माने होता है देने, यहाँ पर ऐसा आया हुआ जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। गिव अवे का मतलब देना। 1000 और 2 1000 या 2। अगर आदमी के पास लाखों रुपए हैं और वो उसमें से 1 या 2000 देता है, इट डजंट मीन मच। ये आपका जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में, इट डज नॉट मीन मच। तो इसका लफ्जी तर्जुमा होगा कि इसका मतलब ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या तर्जुमा करेंगे, इसको हम जजा मानेंगे। जजा यानी ये शर्त है ना, ये शर्त हो गई तो ये जवाब शर्त हो जाएगा, यानी इसका नतीजा क्या होगा, तो इसका मतलब ये ज्यादा नहीं है। ओके, तो अगर किसी के पास लाखों रुपए हो और वो उसमें से 1000 या 2000 दे दे, तो इसका मतलब ये ज्यादा नहीं है, तो ये ज्यादा नहीं होंगे, ये माना हुआ। बट दिस कॉइन वॉज परहैप्स ऑल दैट द पुअर वुमेन पजेस्ड। ये आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। बट दिस कॉइन वॉज, और ये असल जुमला है आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। अगर इसकी बात करें तो ये आपका जुमला है एसेटिव जुमला, यानी बयानी जुमला जिसमें खबर दी जा रही है और ये पास्ट में है। बट दिस कॉइन, लेकिन ये कॉइन वाज, ये सिक्का था, परहैप्स शायद, ऑल दैट, वो सब कुछ, द पुअर वुमेन पजेस्ड, ये दैट द पुअर वुमेन पजेस्ड, ये आपका पूरा पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। तो द पुअर वुमेन का मतलब होता है, ये सब्जेक्ट बन रहा है जो कि सब्जेक्ट बन रहा है, और पुअर वुमेन का मतलब होता है गरीब औरत, पजेस का मतलब रखना। तो डेट द पुअर वुमेन पजेस का मतलब ऑल डेट, वो सारा कुछ था जो ये गरीब औरत रखे हुई थी। ओके, लेकिन शायद ये सिक्का वो सब कुछ था जो औरत रखी हुई थी, यानी उस औरत के पास जो कुछ था वो शायद यही एक सिक्का था। शी गेव मी ऑल शी हैड, ये आपका एक जुमला है, इसमें तो इससे शी गेव मी ऑल शी हैड, ठीक। तो शी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, गेव के माने होता है देने, मी का मतलब मुझे, तो शी गेव मी, उसने मुझे दिया, ऑल वो सब कुछ, शी हैड जो कुछ उसने रखा था, यानी जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उसके पास था सब कुछ उसने मुझे दे दिया। दैट वाज वेरी जनरस ऑफ हर, ठीक है। ये जुमला आपका पास्ट में है और एसेटिव जुमला, बयानी जुमला है। दैट वाज वेरी जनरस ऑफ हर, कि ये उसकी बहुत बड़ी फयाजी थी। डेट वाज, ये थी, वेरी जनरस, बहुत बड़ी, फयाजी बहुत बड़ी सखावत, ऑफर उसकी, ठीक है। तो ये उसकी बहुत बड़ी सखावत थी, ये यानी इसकी बड़ी सखावत की बात है उसके लिए, बड़ी फयाजी की बात है उसकी तरफ से ये। व्हाट अ ग्रेट सेक्रीफाइस शी मेड, ये आपका जुमला है जो कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ओके, तो व्हाट अ ग्रेट सेक्रीफाइस, कितनी बड़ी कुर्बानी है, शी मेड जो उसने दी। मेक सेक्रीफाइस का मतलब होता है कुर्बानी देना, कुर्बानी बनाना नहीं कहेंगे। ओके, व्हाट अ ग्रेट सेक्रीफाइस शी मेड, कि उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दे दी, उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। दैट इज वाई, यही वजह है, आई वैल्यू दिस कॉपर कॉइन मोर देन अ करोड़ ऑफ रुपीज, ठीक है। ये आपका जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, आई सब्जेक्ट है, वैल्यू का मतलब कीमत लगाना या कदर करना या अहमियत देना, या वर्ब बन रहा है, इसमें यस का इजाफा हम नहीं किया चूंकि आई के साथ हम नहीं करते हैं। दिस कॉपर कॉइन, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, मोर देन अ करोड़ ऑफ रुपीज, ये आपका दिए वर्ड्स में आ जाएगा। ओके, तो दैट इज वाई, यही वजह है कि आई वैल्यू दिस कॉपर कॉइन, की मैं इस ताबे या पीतल, कि मैं इस पीतल के सिक्के को अहमियत देता हूँ कहीं ज्यादा, देन अ करोड़ रुपीज, करोड़ रुपए के बिलमुकाबिल। ओके, तो इसीलिए मैं करोड़ रुपए के बिलमुकाबिल इस पीतल के सिक्के को कहीं ज्यादा अहमियत देता हूँ या कहीं ज्यादा बड़ा समझता हूँ। ओके, तो ये कहानी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी में क्या अखलाकी पहलू हमें दिया गया है, ओवरलुक एंड फॉरगिव द वीकनेस ऑफ जनरस पीपल, ठीक है। आपका जुमला है जो कि इम्परेटिव है। ओवरलुक का कई माना होता है, ओवरलुक का मतलब होता है देखभाल करना, देखना, गौर करना, लेकिन इसके एक माना होता है नजरअंदाज करना। तो ओवरलुक भूल जाओ, छोड़ दो, नजरअंदाज कर दो, एंड फॉरगिव और माफ कर दो, किसको, द वीकनेस ऑफ जनरस पीपल, जनरस पीपल का मतलब फयाज लोग, वीकनेस का मतलब कमजोरी। तो जो सखी लोग हैं, जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं, उनकी कमजोरी को भूल जाओ, माफ कर दो और उनको छोड़ दो। बिकॉज, क्योंकि इफ दे फॉल डाउन, इफ दे फॉल डाउन यानी अगर वो गिर जाए, ये दे फॉल डाउन ये आपका जुमला है प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, दे सब्जेक्ट है, फॉल डाउन ये आपका वर्ब है। इफ दे फॉल डाउन कि अगर वो गिर जाए, अल्लाह गिव्स हिज हैंड, ये असल में शर्त है, इसलिए मैंने कहा गिर जाए। आप कह देगा आप गिर जाते हैं भी आप कर सकते हैं, ठीक है।
अल्लाह गिव्स हिज हैंड इन देयर हैंड्स एंड हेल्प्स देम। इसमें दो हिस्से हैं और दोनों जुमले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। अल्लाह आपका सब्जेक्ट है, गिव्स के माने देना है, हिज हैंड का मतलब अपना हाथ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इन देयर हैंड्स ये दीगर वर्ड्स में आ जाएगा, एंड हेल्प्स देम, हेल्प आपका वर्ब है, देम आपका ऑब्जेक्ट है। तो अल्लाह गिव्स हिज हैंड इन देयर हैंड्स कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना हाथ उनके हाथ में देता है, यानी अल्लाह उनका सहारा बनता है, एंड हेल्प्स देम और उनकी मदद करता है। तो जो जेनरस फयाज सखी लोग हैं उनकी कमजोरी को माफ कर दो और उनको नजरअंदाज कर दो, क्योंकि अगर वो गिर जाएं तो अल्लाह जो है उनका सहारा बनता है और उनकी मदद करता है। ये किसी ने कहा, इमाम अली। अब ये पता नहीं इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुराद लिया या किसी और को मुराद लिया है, मुझे नहीं पता है, मैंने देख नहीं पाया। ओके, तो इस कहानी में हमें क्या बताया गया है कि जेनरस पीपल की हमें कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यानी जो भी अगर कोई इंसान फयाज है और वो कुछ अगर दे रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन मुतलक तौर पे हमें क्या कह सकते हैं, इख्तिसारन हम कह सकते हैं कि किसी भी नेकी को कमतर और हक़ीर नहीं समझना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई इंसान हमारी मदद कर देता है, अपनी वसाअत के एतबार से कुछ दे देता है, हमारी हेल्प कर देता है, तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसके साथ ऐसा बर्ताव करें कि उसे तकलीफ हो, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास उतनी ही ताकत रही हो जितनी ताकत उसने आपके लिए इस्तेमाल की है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ में आई होगी और आपने इंजॉय भी किया होगा। मुझे भी कहानी अच्छी लगी। चलिए अब यहीं पे हम रुकते हैं, इंशाल्लाह फिर हम आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।